तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिविल संकल्प बाय साहू रोहित में। मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें पहले हम क्लास 8th का चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक का हम कवर कर चुके हैं। अब हम 8th से आगे का चैप्टर करेंगे। देखते हैं इस वीडियो में कहाँ तक कवर हो पाता है। जिसमें सबसे मेन है हमारा 8th चैप्टर सेल, और यही एक मेन चैप्टर है। इसी में से आप अगर PYQ देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यही एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी रिप्रोडक्शन चैप्टर से उतने क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ, ये पढ़ाऊंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा जितने से क्वेश्चन आ सके। इंग्लिश में देखा जाए तो जी हाँ, वही कंसेप्ट है कि सेल, स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ेंगे। बाकी इन दोनों में से लिमिटेड पढ़ेंगे, लिमिटेड। तो हम चलिए शुरू करते हैं। हमारा सेल चैप्टर का पहला कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, व्हाट इज सेल। और सेल को क्या हम कहते हैं? सेल को कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा जो बॉडी बना होता है उसका जो बेसिक फंक्शन होता है, एकदम जो सबसे छोटा पार्ट्स होता है, हम कहते हैं उसकी शुरुआत ही हमारे बॉडी का जो कोई भी ऑर्गन है, कोई भी फंक्शंस है, उसकी स्टार्टिंग सेल से होती है। सेल होता है, उसके बाद टिश्यू बनता है, फिर सेल ऑर्गेनल्स, जो भी उसके बाद का प्रोसेस होता है। लेकिन बेसिक क्या है? सेल है। इसको हम कहते हैं जस्ट लाइक एक बिल्डिंग है, उसमें जो ब्रिक जो काम करता है, ब्रिक ईट जो एकदम बेसिक काम करता है, वही हमारे बॉडी में सेल काम करता है। हिंदी में देखा जाए तो जी हाँ, दोनों का मतलब कुछ हद तक सेम है कि जो बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, जैसे घर ईंटों से बनता है, उसी तरह जीव कोशिकाओं से बना होता है। तो जस्ट लाइक सेम इन इंग्लिश। और हम जब इसका एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, हम कंसेप्ट को और फैक्ट को साथ लेके चलेंगे। जो BPSC में पहले क्वेश्चन आ रखा है उसको हम कवर कराते हुए चलेंगे, और मैं बताऊंगा कि किस किस से क्वेश्चन पूछा था। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जी हाँ, ये वाला रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन क्या आ रखा है, क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने किया। एक और क्वेश्चन आएगा, यहाँ लिखा नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं कि डेड सेल। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत सेल को डिस्कवर किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया। तो वहाँ से आप कंफ्यूज मत हो जाइए, वो रॉबर्ट हुक नहीं है। लिविंग सेल को डिस्कवर किसी और ने किया, वो हम आगे पढ़ लेंगे। हिंदी में भी सेम यही लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक के बारे में। टाइम आप याद रख सकते हैं 1665। सेकंड है हमारा सेल ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल, मतलब सेल के बेस पे किस तरह के ऑर्गेनिज्म पाए थे। जिसमें सबसे पहला तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा है मल्टी सेलुलर। अब नाम से ही समझ आ रहा है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर मतलब मेनी सेल। तो फिर इसका एग्जाम्पल, क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा यहाँ से एग्जाम्पल से, क्योंकि अगर हम नाम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर, हाँ हमें समझ में आ रहा है, समझ में जब आ रहा है, खुद से समझ में आ रहा है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन वहाँ से आएगा जहाँ एक फैक्चुअल डेटा छुपा हुआ है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये एग्जाम्पल्स है यूनिसेलुलर का, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये जनरल सी बातें, इधर से क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ इतना सा। फिर अगर मल्टी सेलुलर का, तो हाँ ह्यूमन से, प्लांट से, एनिमल, जनरल बातें, इसमें उतना क्वेश्चन नहीं आएगा। हर एक सेल का अपना डिफरेंट काम है, हर एक सेल का अपना डिफरेंट काम है, तभी ना ये मल्टी सेलुलर है। तो ओबियसली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा जहाँ से, वो हम सब साथ में लेके चलेंगे। अगर हिंदी में देखा जाए, जी हाँ, हिंदी में भी सेम टू सेम लिखा हुआ है, एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीव। नाम से समझ आ रहा है, अमीबा और पैरामीशियम, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इनमें से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट देखा जाए डिफरेंट सेल, उसका फंक्शन। जी हाँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट छुपे हुए हैं, और जहाँ फैक्ट छुपे हैं BPSC वही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे सबसे पहला क्या है, अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। ओबियसली सिंगल सेल है, तो उसका क्या ही फिक्स्ड शेप होगा? नहीं होगा। तो वो मूव कैसे करता है? उसका बॉडी जो अलग अलग शेप में बनाता है, वो सूडोपोडिया के कारण बनाता है। नेक्स्ट है नॉब सेल। नॉब सेल क्या होता है? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, जिसका मेन काम क्या होता है? ट्रांसमिटिंग मैसेज। अभी 8th क्लास स्टार्ट हुआ है, तो आपको समझ आ रहा होगा ये सेल कहाँ से आ गया, वो सेल कहाँ से आ गया। पूरा 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास ख़त्म होते होते तक आप सब सेल को ऐसे दिमाग में बिठा लेंगे। क्वेश्चन अगर आया नॉब सेल, हाँ दिमाग में होता है मसल सेल, ये होता है वो वाला मसल सेल, ये होता है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है, सिर्फ बेसिक
पढ़ लीजिए कि मसल सेल का मेन काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में, मूवमेंट में। ये स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल शेप माने, स्पिंडल शेप का क्या लिखा हुआ है, वो मतलब घुमावदार शेप, वो उस तरीके से होता है। नेक्स्ट, फैक्चुअल डेटा जो बीपीएससी में पूछ रखा है। बीपीएससी हमेशा फैक्चुअल डेटा के पीछे जाता है। जैसे लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच सेल, 101% क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंट एग्जाम में पूछा भी गया, इवन बीपीएससी में भी पूछा गया। स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल क्या है, बैक्टीरिया। तो ये जो दो इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे आप इजीली समझ जाएंगे। हिंदी में देखा जाए तो जी हाँ, ये शुतुरमुर्ग का अंडा और बैक्टीरिया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेल टू ऑर्गेनिज्म। ये बहुत बार, वैसे तो जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ पूछ दिया तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है, उसके बाद टिश्यू होता है, फिर ऑर्गेनल होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है, फिर ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब कैसे इसका बनावट है वो जो है उसके बारे में दे रखा है, जिसमें ये सेम है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश को साथ में लेके चल रहा हूँ, और अगर मेरी स्पीड कम है तो आप अपने मुताबिक स्पीड को बढ़ा लीजिए, 1.5, 1.25 जितना आप कर सकते हैं आप कर लीजिए। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द सेल। अब सेल के पार्ट्स, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये हम सीधे सीधे ही बता सकते हैं कि जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, तो सिंपल सा क्वेश्चन, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल को किसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, शेप देना, प्रोटेक्शन देना, हमारे सेल को एक आकार देता है, हमारे सेल को एक मतलब रक्षा करता है। फिर सेल मेम्ब्रेन का सबसे मेन काम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अगर आप पीवाईक्यू बायो का उठाएंगे ना, स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कहीं दिमाग आपका कंफ्यूज हो जाए कि नो हम तो कुछ और पढ़े थे, नहीं नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों सेम टू सेम है। तो ये हिंदी में देखा जाए तो जी हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या कहता है, सेमी परमिएबल है, मतलब कुछ पदार्थ को अंदर जाने देता है, कुछ को नहीं जाने देता है, जिसको जो बॉडी को बेनिफिट करता है उसी को जाने देता है। नेक्स्ट ऑर्गन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म है जेली लाइक सब्सटेंस जो हमारे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। अभी हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से आप इजीली समझ जाएंगे। जैसे ये डायग्राम है, ये मान लीजिए सेल है और ये बीच में न्यूक्लियस है, ये क्या है, NuClus, न्यूक्लियस, और इधर ये पूरा सेल मेम्ब्रेन मान लीजिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बीच में जो ये लिक्विड जेली लाइक होता है ना, इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं और कुछ नहीं। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, अलग अलग, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है ये सब साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। हाँ, ये लाइन में लिखा हुआ है कि अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स है ये सब इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि नाम दे दिया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और वक्यूल्स, ये सब कहाँ पाया जाता है, तो ये सब सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स हिंदी में क्या क्या लिखा हुआ है, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट और इसका पार्ट्स है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द कहते हैं। तो ये हम पढ़ देख के लग रहा है कि बहुत सी जनरल बातें हैं। ये क्या हो रहा है, तो न्यूक्लियस क्या है, इसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं। तो जो कि बहुत जनरल बातें हैं, हर किसी को पता होता है, तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि हाँ, इसके अंदर क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर जीन होता है, इसके अंदर DNA होता है, ये क्वेश्चन आएगा। न्यूक्लियस के अंदर ये सब होता है। एक चीज़ और, ये जो तीन चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये क्या हो गया, एक मिनट, जो हम ये तीन चीज़ पढ़े हैं, दूसरे पेन से हम करके देखते हैं, ग्रीन, या गुड, क्रोमोसोम, जीन्स, DNA, ये न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पाया जाता है, एक ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और एक ये आई थिंक राइबोसोम्स में भी पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस में DNA पाया जाता है। अधिकतर को न्यूक्लियस पता होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पता होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं कि ये होता है। नेक्स्ट हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में भी सेम है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स और जीन्स होते हैं, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स में भी होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है
कि स्पेशल फीचर ऑफ द प्लांट सेल। तो अब यहाँ पे हम प्लांट सेल के बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट सेल में क्या है, कुछ जो फीचर्स है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। हमारे पास दो सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है और एक प्लांट सेल। तो ये जो फीचर है, जैसे सेल वॉल हो गया, ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। ये आउटसाइड जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बाहर होता है, जो हमारे प्लांट सेल को शेप देता है, रिजिडिटी देता है, प्रोटेक्शन देता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम अभी सेल के बारे में क्या पढ़े थे, एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर सेल ऑर्गेनल्स होता है, अंदर साइटोप्लाज्म होता है। सेल ऑर्गेनल्स के बाहर में सेल वॉल होता है ऐसे, जो इसको फिक्स्ड शेप देता है, इसको रिजिडिटी देता है, मजबूती जो है वो है। अब समझ लीजिए ये है। और नेक्स्ट लार्ज वोक्यूल्स, ये क्या है, जो सेल वॉल एनिमल सेल है, एनिमल सेल का वोक्यूल्स छोटा होता है, स्मॉल और मैनी। ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल सेल है उसका वोक्यूल्स छोटा होता है, उसके साथ में एक से ज़्यादा होता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या है, एक ही होता है, बड़ा होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि सिंगल, एक ही होता है प्लांट सेल में, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये एक डिफरेंस है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है। जनरल सी बातें हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस, एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करता, इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। फिर है लूकोप्लास्ट। लूकोप्लास्ट में फूड स्टोरेज होता है। और फिर है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कलर है। तो ये तीन प्लास्ट है, इसको हम पहले एक बार क्लियर करके समझ लेते हैं तो आगे आसानी होगा। पेन चेंज करते हैं, येलो कलर, ठीक है। सबसे पहला है, ये पिगमेंट है एक तरह से, पिगमेंट, प्लांट का पिगमेंट। प्लांट का पिगमेंट माने पार्टिकल्स, जैसे जो कलर देता है प्लांट्स में। ये तीन तरीका का पिगमेंट्स है प्लांट में। एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट जो ऊपर था, और एक है क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक पर्टिकुलर ग्रीन कलर को देता है प्लांट में, ल्यूकोप्लास्ट वाइट मतलब नो कलर, और इन दोनों के अलावा जो बचे हुए कलर है वो क्रोमोप्लास्ट का काम है। तो ये क्वेश्चन इससे आ सकता है कि कौन से कलर किस पिगमेंट के कारण होता है और कौन सा पिगमेंट प्लांट्स में होता है, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्लांट सेल। हिंदी में एक बार देख लिया जाए तो हिंदी में लगभग सेम है। कलर चेंज कर लेते हैं इसको फिर से, रेड, रेड कलर इज गुड, इट्स इजी टू विजिबल। नेक्स्ट है प्लांट सेल में वही हिंदी में भी सेल वॉल होता है, लार्ज वॉक्यूल होता है, लार्ज के साथ एक वॉक्यूल होता है। एनिमल सेल में बहुत सारे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ग्लूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, वही सेम कंसेप्ट जो मैं पहले समझा चुका हूँ। बेसिक डिफरेंस, ये डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, क्यों, क्योंकि इट्स एआई जनरेटेड पीडीएफ, मैंने बस नोट्स बनाए हैं, पीडीएफ एआई जनरेटेड है। लार्ज वॉक्यूल ये एक वो है, क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल में। और इसमें क्या है, ये देखिए वॉक्यूल, देखिए कई सारे वॉक्यूल है, मैं पहले ही बता चुका था इसके बारे में। तो इसका है, बाकी स्मॉल भी है, साथ में स्मॉल भी है। तो ये दो डिफरेंस है। नेक्स्ट अभी वही इसी को शॉर्ट में बता रखा है कि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज वॉक्यूल होता है, साथ में सिंगल इकलौता वॉक्यूल होता है। उसके साथ ही क्रोमोजोम, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में भी होता है, न्यूक्लियस दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, लेकिन सेल वॉल नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। वॉक्यूल छोटा होता है लेकिन बहुत होता है, बहुत। पीला कलर कहाँ से आ गया, रेड कलर कैसे लगता है, दैट्स गुड। तो दिस इज सेम इन द मीडियम ऑल्सो, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। ख़त्म, हमारा 8th चैप्टर ख़त्म। तो 8th चैप्टर में सिर्फ यही है, इतना ही पढ़ना है 8th क्लास से जितना क्वेश्चन में आए। सिंगल सेल क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, फिर कौन कौन सा पर्टिकुलर सेल मेंशन है हमारे एनसीईआरटी में, उसके बाद जो उसके 2-3 पार्ट्स दे रखे उतना ही पढ़ना है। फिर जो स्पेशल फैक्चुअल डेटा है वो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए और रिवीजन, बस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस पॉइंट से जनरली क्वेश्चन बनाया जाता है।
अलग अलग एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन चैप्टर, प्रजनन चैप्टर हमारे, ये बहुत ही मतलब कम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ वही बताऊंगा। तो सबसे पहला टॉपिक है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों का रोल होता है, इसमें केवल एक पेरेंट्स का रोल होता है, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बाकी मेल है तो ये मेल गैमेट, और फीमेल में फीमेल गैमेट, और फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट फॉर्म होता है, और उसके बाद का वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये एग्जाम्पल आप रट सकते हैं, बडिंग हो गया, फिशिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया। हिंदी में देखा जाए तो क्या है, मुकुलन, विखंडन, और रीजनरेशन मतलब पुनर्निर्माण। तो ये सब नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें डबल पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, डुअल पेरेंट्स जरूरत नहीं थी, एक ही पेरेंट से, इसलिए इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बाकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें क्या है, ओवी पेरेस एंड वीवी पेरेस। अब आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो इस टॉपिक से इस टॉपिक के बीच में लगभग 8 से 10 पेज, मैंने सारे पेज स्किप कर दिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। वीवी पेरेस क्या होता है, जो डायरेक्टली अपने यंग वंस को जन्म देते, मतलब बेबी को जन्म देते। और ओवी पेरेस होता है जो अंडा को देता है, ओ से ओवी, ओ से अंडा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बाकी यंग वंस तो मदर बूम, और ये एग। अब लेकिन हाँ, इसके एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये तो एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन हाँ इस तरफ है, वो अंडा देने में हैन, फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई। इसमें भी जो जनरल है वो तो नहीं पूछा जाएगा, जो हम ज़्यादातर नहीं देखते उससे उससे पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में भी सेम टू सेम लिखा हुआ है। ओवी वीवी पेरस मतलब जरयूज जंतु, और अंडज जंतु। थोड़ा हिंदी ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हिंदी इंग्लिश साथ में है, और जो टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मिलेगा वो भी हिंदी इंग्लिश साथ में मिलेगा। तो आप भी जब पढ़ेंगे तो साथ में पढ़िए, इससे क्या होगा, पेपर में भी समझने में आसानी होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। जो उसको प्रोसेस को फर्टिलाइज करते तो जाइगोट बनता है। तो इसमें देखिए, शुक्राणु अंडाणु इसके मिलने से इसको नसीचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसके बाद जाइगोट बनता है। तो कभी कभार इसके प्रोसेस को पूछ दिया था, ये रहा जाइगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है, फिर यंग वंस। तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इन तीनों को ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जनरली तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ पूछ सकते हैं, तो हम पढ़ लेंगे, पढ़ने में कोई दिक्कत है नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाम से समझ आ रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के अंदर होगा, और एक्सटर्नल में बॉडी के बाहर होगा। एग्जाम्पल, फ्रॉग, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल, इसका फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। एग को है वो रिलीज इनटू द वाटर, उसको पानी में रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी और मेटामॉर्फोसिस का। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का तो आपको सबको पता ही है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो लेबोरेटरी में होता है। एम्ब्रियो को पहले मतलब मदर के यूट्रस में इम्प्लांट करते, बाहर से फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, और फिर मदर्स के यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं उसको। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, इसका ये क्वेश्चन पूछा आता है। मेटामॉर्फोसिस द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट। जो अंडा होता है, लार्वा, जो अंडा ओविपेरस, जो अंडा देने वाले जीव जंतु होते हैं, उसमें जो अंडे से एडल्ट बनने की प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, अंडा बना वो टेडपोल बनेगा और फिर मेंढक बन जाएगा। या बटरफ्लाई केस में अंडा हुआ, लार्वा बनेगा, प्यूपा बनेगा, एडल्ट बनेगा। तो ये यहाँ जो है किसके बाद क्या बनेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। ख़त्म, चैप्टर 9 भी ख़त्म। आप अगर यहाँ पे एनसीईआरटी में देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा लेंदी, बहुत ही ज़्यादा पेज में है, लेंदी चैप्टर है। तो हम सिर्फ वही कराए हैं जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे बाहर आएगा भी तो आप पीवाईक्यू भी तो करेंगे ही ना, पीवाईक्यू करेंगे, वहाँ से कैप्चर हो जाएगा। ख़त्म, इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। चिल। नेक्स्ट इज व्हाट इज एडोलेसेंस। ये क्वेश्चन तो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, 11 से 19 साल के बच्चों को एडोलेसेंस कहते हैं। बाकी इसमें जो चेंजेज आते हैं, ये अगर क्वेश्चन में नहीं आता, इंक्रीज इन हाइट, बॉडी चेंज, वॉइस चेंज, ग्रोथ इन बॉडी, एंड दिस ऑल आर नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। हाँ, ये है इम्पोर्टेंट कि हॉर्मोन्स क्या होता है। हॉर्मोन्स क्या होता है, हिंदी मीडियम में अगर देखा जाए तो सेम टू सेम हॉर्मोन्स क्या होता है,
केमिकल, एक ये केमिकल सब्सटेंस है, क्या है केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में पूछ रखा है 17th बीपीएससी में, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीईआरटी का लाइन उठा दिया था, हॉर्मोन्स इनमें से कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है, बस इतना ही छोटा क्वेश्चन, आंसर था एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और उसमें भी जनरल बातें नहीं, जो थोड़ा जिसमें फैक्ट है, जिसमें कुछ कंसेप्ट है, उसको पढ़ना है, काम खत्म, बस बहुत है एनसीईआरटी, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब इस 70th में पूछ लिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हॉर्मोन्स रिलीज होता है, तो अब पूछ देगा हॉर्मोन्स का काम क्या है, द कंट्रोल एंड रेगुलेट द बॉडी चेंजेस ड्यूरिंग द पुबर्टी, काम खत्म, इतना ही क्वेश्चन है, ज़्यादा हाव नहीं है। मेल हार्मोन्स फीमेल हार्मोन्स क्या होता है, तो जो मेल हार्मोन्स, ये रिप्रोडक्टिव वाले नजरिए कंसेप्ट से बताया गया है, तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेल हार्मोन्स हो गए, जो एस्ट्रोजन हो गया वो फीमेल हार्मोन्स हो गए। हम अगर हिंदी में देखा जाए तो जो टेस्टोस्टेरोन को तो यही दिया हुआ है, लेकिन इसको एस्ट्रोजन है, टेस्टिज में बनता है, ये ओवरीज में बनता है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, यही दो इम्पोर्टेंट है कि ये क्या मेल है कि फीमेल है और कहाँ बनता है, बस। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे भी तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। हाँ, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी इसमें कुछ कंसेप्ट है, मेंस्ट्रुएशन पढ़ लीजिए, एक आता है मेनोपोज, MENAPA, जो स्पेलिंग गलत हो सकता है, मेनोपोज होता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म हो जाता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब कहाँ गया, लिंग डिटर्मिनेशन, ये स्पेलिंग ऊपर नीचे है तो इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप समझ लीजिए। इसका सबसे सिंपल सा कंसेप्ट है, जो फीमेल्स होती है उनमें दो क्रोमोजोम होते हैं, लेकिन दोनों एक्स और एक्स क्रोमोजोम होते हैं। मेल्स होते हैं उनमें भी दो क्रोमोजोम, लेकिन उनमें एक्स और वाई होता है। तो इसलिए जब एक्स और एक्स क्रोमोजोम मिला, मतलब मान लीजिए ये फीमेल है और ये मेल्स का है, तो मेल का अगर एक्स क्रोमोजोम आया तो बेटी होगी, और मेल का वाई क्रोमोजोम आया तो बेटा हो। अब लिंग डिटर्मिनेशन में जनरली क्वेश्चन आता है कि द डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड, लिंग डिटर्मिनेशन में वो सिर्फ और सिर्फ फादर के क्रोमोजोम से पता चलता है, ना कि मदर से। मदर तो हमेशा एक्स क्रोमोजोम ही रिलीज करती है, फादर के पास दो क्रोमोजोम है, तो इट्स ऑलवेज द फादर हु डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। तो जब भी जो भी हमारे सोसाइटी में कुप्रथा चलती आ रही है उसके जिम्मेदार फादर्स है, लेकिन एडुकेशन की कमी के कारण फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है। दिस इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है नहीं पूछा जाता क्वेश्चन में, ख़त्म, तीनों चैप्टर ख़त्म, 8, 9, 10 ख़त्म, कितना ही देर स्टार्ट हुआ, अभी 15-20 मिनट पहले कंसेप्ट चालू हुआ था, ख़त्म। अब ये हो गया क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन क्या है, हिंदी में भी देखा जाए तो जनरली सेम बातें हैं, आ जाइए क्विक रिवीजन पे। क्विक रिवीजन क्या है, जो हम पढ़े हैं ऊपर PDF में, लास्ट पेपर से 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले आपको सिर्फ ये करना है, पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। सेल क्या होता है पता ही है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल का डिस्कवर किया। यहाँ मैं बता दूँ, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, जीवित सेल को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ली वैन हुक, ये स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाएगा, सॉरी फॉर दिस, लेकिन ली वैन हुक है। बाकी न्यूक्लियस में और सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, अमीबा, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सब हम पढ़ चुके हैं। फिर रिप्रोडक्शन में भी जो ओवीपेरस है, वीवीपेरस है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी पढ़ चुके हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल मेटामॉर्फोसिस ये भी पढ़ चुके हैं। एडोलेसेंट में नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस मेल का ये है, फीमेल का एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद ये सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो कंसेप्ट है ये। अब ये डेफिनेशन है, तो अगर आपको कोई डेफिनेशन समझ नहीं आ रहा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में भी सेम टू सेम है, कोशिका, रॉबर्ट हुक, न्यूक्लियस, ये सब है, और इधर भी दैट इज सेम टू सेम। हाँ, हिंदी में स्पेलिंग थोड़ा एरर है, जो कि धीरे धीरे सही हो रहा है। दैट इज एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एंड दिस इज डेफिनेशन। तो आप हिंदी इंग्लिश को
साथ में लेके पढ़िए। चैप्टर 8, 9, 10 हो गया एंड अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11 से, जो कि फिजिक्स वाला कंसेप्ट है। तो चलिए वो चैप्टर भी शुरू करते हैं। 11 का ये रहा और दूसरा 11 का हिंदी में ये रहा। तो चलिए शुरू करते हैं 11th, 12th और 13th चैप्टर, जो कि फिजिक्स वाला चैप्टर है। तो अगर हम देखा जाए अभी तक तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ख़त्म हो गया और 11th, 12th, 13 अभी हो जाएगा और फिर कुछ ही चैप्टर बचेंगे, पूरा 8th क्लास ख़त्म हो जाएगा। और 8th क्लास से, जी हाँ ध्यान रखिए, 8th क्लास से, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट, रेड पेन, here is also red pen, also red pen, wait for second। अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मैं यहाँ पे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन 8th क्लास से आया तो इस पीडीएफ से बाहर का नहीं होगा, इस पीडीएफ से बाहर का नहीं होगा। आपको सिर्फ 8th क्लास में इस पीडीएफ पे ही टिके रहना है। 9th और 10th करेंगे तब हम और बताएंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है फिजिक्स का, चालू हो जाएगा चैप्टर। इसका थीम रेड में है, चेंज करना पड़ेगा, पेन को कर लेते हैं ग्रीन, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 11 है, चैप्टर 11 है फोर्स एंड प्रेशर, क्वेश्चन आता है। चैप्टर 12 है फ्रिक्शन, बिल्कुल क्वेश्चन आता है। चैप्टर 13 है साउंड, 101% क्वेश्चन आता है। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसके बाद इस चैप्टर से तो गलती नहीं होगी। जो भी आजकल न्यूमेरिकल्स आने लग गए, नहीं होगी गलती, फॉर्मूलेज, कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर, चैप्टर 12 फ्रिक्शन, चैप्टर 13 साउंड। इसमें पहला चैप्टर है ये वाला। अब फोर्स क्या होता है, ये बेसिक है, ये हर किसी को पता होता है। जो भी हमारा पुश एंड पुल होता है, जो भी हम धक्का देते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, उसी को फोर्स कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता कि फोर्स क्या होता है, फोर्स को यूज करके जो एप्लीकेशन आता है वहाँ से क्वेश्चन आता है। और वो ये पॉइंट है कि एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी से मोशन में गया तो उस पर फोर्स लगा। मतलब जो एक ऑब्जेक्ट है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में है, ओरिजिनल पोजीशन, या तो वो रेस्ट पे होगा या वो मोशन में होगा। तो अगर वो रेस्ट में है, उसे मोशन में जाना है, या मोशन में है रेस्ट में जाना है, तो उसको फोर्स का लगाना पड़ेगा। फोर्स मतलब बल लगाना पड़ेगा। जैसे गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगाया तो रुकी, गाड़ी रुकी हुई है, एक्सेलरेटर दिया तो गाड़ी चली, तो हमें फोर्स लगाया, तो इसी को फोर्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट है एक कंसेप्ट, फोर्स इन सेम डायरेक्शन, फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। जब फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा, जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम याद रखेंगे, या फिर ये जनरली सिंगल स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। नेक्स्ट इज नॉट मच वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी में भी देखा जाए तो सेम है। जब आपस एक ही दिशा में होगा तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट दिशा में होगा, अपोजिट दिशा माने एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है, अपोजिट है। एक दिशा मतलब एक इधर जा रहा है दूसरा भी इधर जा रहा है, तो फोर्स ऐड हो जाएगा। इसका एग्जांपल हो गया, जैसे दो लोग मिलके गाड़ी को धकेल रहे हैं, तो लोग का डायरेक्शन भी इधर है, गाड़ी भी इधर जा रहा है, इसका हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए कोई रस्साकसी होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, तो वो वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में भी अब इस यहाँ पे अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में बहुत सारा पेज हमने स्किप कर दिया, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है यहाँ से, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? कॉन्टैक्ट फोर्स मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बल होता है वो सतह से चिपक जाता है, चिपक के लगता है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण होता है, तो हम जब ज़मीन पे चलते हैं तो हमारा पैर ज़मीन पे चिपकता है, जो हमारा फुट है वो फ्लोर पे चिपकता है, तो वो हाँ हो गया फ्रिक्शन, तो यहाँ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। वहीं मस्कुलर फोर्स, जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं, पुल पुश, तो हमारा मसल काम करता है, तो हम यहाँ भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब बीपीएससी में कितना सिंपल क्वेश्चन था
कि इनमें से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। बिल्कुल कॉमन, उसमें ऑप्शन क्या था, मैग्नेट वाला कंसेप्ट था, मैग्नेटिज्म वाला। तो मैग्नेट में क्या चलता है हमेशा, वो हवा में थोड़ा ऊपर रह के चलता है, मैग्नेट थोड़ा ऊपर रह के चलता है, जैसे ही मैग्नेट से चिपका उसकी वो कम हो जाता है उसका स्ट्रेंथ और वो रुक जाता है। तो अगर मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको मैग्नेटिज्म का नहीं पता तो आप ये ढूंढ लीजिए कि इनमें से कौन कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स ढूंढने के लिए आपको इधर उधर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़िए, काम खत्म। देखा जाए दिट इज सेम एज मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये रहा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यही तो मैं कह रहा था, यहीं से तो क्वेश्चन आ रखा है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, कहीं और से नहीं आता क्वेश्चन। एक मैग्नेट जो है अट्रैक्ट किया ऑब्जेक्ट को विदाउट टचिंग देम, तो ये टच नहीं हुआ, जैसे ही टच किया वो उसका स्पीड कम हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, नो कॉन्टैक्ट, ठीक है। जैसे ही कॉन्टैक्ट हुआ तो उसका जो मोशन है वो बंद हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है और इसके एप्लीकेशन भी पूछा जाता है। एप्लीकेशन मैं अभी बताऊंगा किस तरह का क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन वाइज। जैसे अब इसमें हिंदी में देखा जाए तो जी हाँ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक, ये याद रख लीजिए, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो भी बिजली वाला कंसेप्ट है वो, और मैग्नेटिज्म, चुंबकीय शक्ति, ये तीनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब ये इसके पीछे का मैं पहले कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो जैसे कोई किसी चीज़ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए एक नेल, मान लीजिए हम धक्का दे रहे हैं, अगर उसका एरिया कम है, ये अगर ये आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इसका मतलब हुआ कि जो प्रेशर है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हिंदी में कहते हैं अनुक्रमणपाती, ऐसे ही आई थिंक, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कहते हैं व्युत अनुक्रमणपाती, मतलब एक बढ़ा तो दूसरा घटा। ये कंसेप्ट समझिए, अभी तुरंत समझ आ जाएगा, मैं एप्लीकेशन बताऊंगा। चलिए चालू करते हैं। मान लीजिए एक नेल है, नेल का आगे का हिस्सा कितना पतला होता है, इसका मतलब उसका एरिया कितना कम है, बहुत कम एरिया है, एरिया बहुत कम है। एरिया कम है, जैसे दीवार पे मारा फट से अंदर, प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर हो गया ज़्यादा, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब मान लीजिए एक मोटा नेल है, मान लीजिए उसका जो आगे का सरफेस है वो चपटा है, ऐसे मान लीजिए एक ब्लॉक टाइप में ये वाला नेल ले लिया जिसका आगे का रेक्टेंगल है, इसका एरिया ज़्यादा हो गया, दीवार पे मारते रहिए, दीवार टूट जाएगा जल्दी, ये अंदर नहीं जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट है कि जब इसका एरिया हो गया ज़्यादा तो प्रेशर हो गया कम, मतलब प्रेशर कम हो गया, मतलब फोर्स ज़्यादा लग नहीं रहा। अब फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें क्या एप्लीकेशन पूछते हैं, ये देखिए, शार्प नेल तो ज़्यादा प्रेशर क्योंकि एरिया कम है, और अगर कोई बड़ा ये एक एग्जांपल है, जब हम बैग स्कूल बैग का टांगते हैं, उसका पट्टा एकदम मोटा से मोटा रखते हैं। जो स्कूल बैग का पट्टा होता है मोटा से मोटा इसलिए रखते हैं ताकि उसका एरिया ज़्यादा हो और हमारे कंधों पे प्रेशर कम पड़े। तो आया ना कंसेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्मॉलर द एरिया ग्रेटर द प्रेशर, सेम फोर्स अप्लाइड। कील वाला जो कांटी वाला कंसेप्ट है वो दे दिया इधर। फिर बैक का स्ट्रैप शोल्डर वाला जो बता चुका हूँ, लेस पेन वो वाला है। फिर कटिंग टूल, जो उसका कुछ चीज़ काटने वाला जैसे चाकू हो गया, उसका जो एरिया है कितना पतला होता है, एरिया पतला है तभी ना ज़्यादा प्रेशर लगता है, फट से कट जाता है। तो ये समझिए। फिर पोटर्स प्लेस क्लॉथ ऑन देयर हेड्स, जो मतलब कुछ भी अपने सर के ऊपर सामान रखते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका एरिया ज़्यादा हो। मान लीजिए आप सर पे अपना छिट्टा रखते हैं, छिट्टा क्या होता है, समझ जाइए, वो होता है गमला टाइप। तो उसको जब अपन अपने सर पे रखते हैं तो उसका हम चाहते हैं कि एरिया ज़्यादा हो, इसलिए अपने सर पे वो रख लेते हैं गोल सा कपड़े वाला, ताकि एरिया इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हमारे सर पे प्रेशर कम लगे, एरिया ज़्यादा हो जाए। तो ये वाला कंसेप्ट है। तो प्रेशर फोर्स एरिया में आपको प्रेशर का फोर्स से रिलेशन है
वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रेशर का फोर्स से ठीक है, हो जाएगा, लेकिन प्रेशर का एरिया से क्या रिलेशन, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और दूसरा जो फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इससे क्वेश्चन आता है। आपको सीधा फोर्स दे दिया, एरिया दे दिया, प्रेशर निकालने के पूछ दिया, या फिर फोर्स दे दिया, प्रेशर दे दिया, एरिया निकालने के लिए पूछ दिया। आजकल तो न्यूमेरिकल्स आते ही, और बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, यही इतना ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है ये लिक्विड प्रेशर, ये क्या होता है? तो लिक्विड भी अपना प्रेशर लगाता है, ये उतना मतलब जनरल बातें है, इसलिए बस लिखा हुआ है कि लिक्विड भी प्रेशर लगाता है। फ्लूइड जो हवा होता है उसका भी अपना एक प्रेशर होता है। तो हमारा 11 चैप्टर ख़त्म होता है, जिसमें एक फॉर्मूला था, बाकी नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स थे, ये कंसेप्ट था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12, घर्षण, फ्रिक्शन। क्या चैप्टर है? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन सबसे पहले याद रखिए कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर हम इधर चल रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तभी ना हम आगे जाएंगे। मान लीजिए हम इधर चल रहे हैं और फ्रिक्शनों इधर लगे, मुंह भर के गिर जाएंगे, खत्म। तो फ्रिक्शन हमेशा उल्टा डायरेक्शन में लगता है और हम आगे तभी मूव कर पाते। गाड़ी चल रहा है, मान लो पहिया, रोड अपना फ्रिक्शन अगर इधर लगा रहा है तो पहिया अपना फ्रिक्शन इस तरफ लगाएगा, तभी गाड़ी आगे बढ़ रहा है, नहीं तो स्लिप करके वहीं बरबर आगे गिर जाएगा, खत्म। कहो जो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कारण क्या है? सरफेस में इरेगुलरिटीज। जब तक सरफेस में खुरदुरापन नहीं रहेगा, फ्रिक्शन कैसे आएगा? मान लीजिए सरफेस हमारा स्मूथ हो गया, ले फटक फिसल से गिर जाओगे वहीं पे, खत्म। तो ध्यान रखिए, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम हो रहता है, ना के बराबर रहता है, कम रहता है। लेकिन अगर सरफेस रफ है, इस इरेगुलरिटीज है, तो वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। When two surface come in contact, their irregularities interlock। इसका क्या मतलब है? देखिए फ्रिक्शन काम कैसे करता है। मान लीजिए ये रफ सरफेस है, इधर से ये भी रफ सरफेस, ये जब कांटेक्ट में आएंगे तो ये रफ सरफेस एक दूसरे से चिपक जाएगा, तो फ्रिक्शन काम आएगा। मान लीजिए स्मूथ सरफेस है, इधरों से स्मूथ सरफेस आ गया, ये इधर भागेगा, ये और उधर भागेगा, या अपोजिट डायरेक्शन भागेगा, कोई एक दूसरे से चिपकेगा ही नहीं, नो फ्रिक्शन या बहुत कम फ्रिक्शन, तो वो वाला कंसेप्ट। ये जो इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट है, ये रफ सरफेस पे ही होता है। जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा इरेगुलरिटीज होगा, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। जितना स्मूथ सरफेस होगा कम इरेगुलरिटीज होगा और कम फ्रिक्शन होगा। इरेगुलरिटीज मतलब वो गड्ढापन जो होता है ना, वो गड्ढा होना, या असमतल, असमतल जो होता है वो, हिंदी में देखा जाए तो क्या लिखा वो, खुरदुरापन, इसकी बात कर रहा था मैं। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आप ये इसको दिमाग में बिठा के रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और एक, यहाँ से देखिए पहले नीचे पढ़ते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। इसका मतलब क्या हुआ? जो फ्रिक्शन लग रहा है वो इतना ज़्यादा है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा, मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे F1 बहुत ज़्यादा है, तभी ना ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। जैसे एक बुक को हम टेबल पर रख देते हैं, या कार पार्किंग में है, तो हाईएस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब स्लाइड करना, ऐसे नीचे आ जाना, तो झूला झूलते हैं ना, वो वाला। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में थोड़ा सा फ्रिक्शन कम रहता है, इससे कम रहता है, तभी ना मूवमेंट हो पा रहा है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जहाँ भी मूवमेंट हो रहा है फ्रिक्शन तो है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब इस पर ज़्यादा फ्रिक्शन है, तभी ना वो रेस्ट पे। और कोई भट से गोल 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 घूम के नीचे चला गया, तो इसका मतलब इसके कंपैरिजन में इस पर कम फ्रिक्शन। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। ये रोलिंग फ्रिक्शन को मैं बता दिया। अब यहाँ से ऊपर वाला कंसेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किसका है? स्टैटिक का, उससे कम किसका है? स्लाइडिंग का, और उससे कम है रोलिंग का। ये क्वेश्चन आ रखा है, इसको हम, ये कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा, नहीं लिखा है हम खुद लिख देते हैं। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन आता है, समझे? बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। दिमाग लगाइए, नोट्स मिला हुआ है, पढ़िए, मस्त एग्ज़ाम निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अब यहाँ से आ गया इंक्रीज और रिड्यूस। तो फ्रिक्शन होता है इरेगुलरिटीज़, तो अगर हम उसके इरेगुलरिटीज़ को और बढ़ा दें तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा।
जैसे गाड़ी में, बाइसाइकिल में हम पैड लगाते, ब्रेक लगा देते, ब्रेक क्या करता है, फ्रिक्शन को बढ़ाता है, इरेगुलरिटी को बढ़ाता है। हमारा जूतों के नीचे सोल लगाते, मोटे मोटे अच्छे अच्छे सोल लगाते, खुरदुरे सोल लगाते। अगर जूता चिकना हो जाए, नीचे से स्मूथ हो जाए, तो बस घर के अंदर पहला टप्पा गिरा, मम्मी का एक टप्पा आया, वहीं पे पिट पिट आ गए। नेक्स्ट है टायर्स। टायर्स को आप देखे होंगे, टायर्स में कैसे वो ऐसे रेक्टेंगल रेक्टेंगल होल बना देते हैं ताकि उसकी इरेगुलरिटी बहुत बढ़ जाए। नेक्स्ट जिम्नास्ट जो है वो अपने हाथ से पाउडर लगाते हैं ताकि ग्रिप बने। रबर ग्रिप आ गया अंडर ये रस्सी। तो ये सब में सिंपल सा कंसेप्ट, आपको इरेगुलरिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, खुरदुरापन को बढ़ाना पड़ेगा। अब रिड्यूस के लिए क्या है, इसी इरेगुलरिटीज को कम करना पड़ेगा, उसको स्मूथ बनाना पड़ेगा। स्मूथ बनाने का सबसे बेस्ट है लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होता है, जो चिकनाई हो गया, जो तेल, ग्रेफाइट, जो जैसे कैरम बोर्ड पे हम पाउडर लगाते हैं ताकि वो स्मूथ चले। बाइसिकल्स और फैन में बॉल बियरिंग देते हैं, मतलब छोटे छोटे बॉल्स होते हैं ना, वो स्मूथ सरफेस बनाते हैं। ये सब कारण है इसके रिड्यूस करने का। नेक्स्ट है द व्हील, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। तो हाँ, ये लिखा हुआ, मैं इसी को ऊपर बता रहा था कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, इसलिए व्हील का डिस्कवरी हुआ, क्योंकि व्हील रोल करता है, गोलते गोल गोल घूमता है। पंखों के अंदर बॉल बियरिंग डालते हैं, छोटे छोटे बॉल्स डालते हैं, गेंद, छोटे छोटे लोहे के बॉल्स होते हैं, और ताकि इसका जो ये रोलिंग फ्रिक्शन के बेस पे काम कर सके। जो इसका अंदर का इंस्ट्रूमेंट है ना, वो उस रोलिंग मटेरियल के ऊपर इजीली मूव कर सके। लगेज विद रोलर्स रिप्लेसिंग। तो ये सब है, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन किस तरह काम करता है उसके एप्लीकेशन के बारे में बता रखा है। हिंदी मीडियम में देखा जाए सेम टू सेम यही लिखा हुआ है पहिया के कंसेप्ट में। भले ही ये लिखा इंग्लिश में है, मैं बता हिंदी में रहा हूँ, तो मीडियम का कोई मतलब नहीं रह जाता, सबको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, गैस और लिक्विड। फ्लूइड एक्सर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये ऐसा नहीं है, जब हवा में भी कोई चीज़ चल रही होती है ना, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है। एयर में भी फ्रिक्शन होता है, इसीलिए ना जब मीटियोराइट्स, क्या जो पत्थर गिरते हैं, मीटियोर्स गिरते हैं, वो हवा में ही जल जाते हैं। फ्रिक्शन से क्या होता है, घर्षण होता है, घर्षण होता है तो जल जाता है। तो ये वाला कंसेप्ट आप याद रखिए। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, इसी को ड्रैग कहते हैं। हिंदी में देखा जाए ये रहा ड्रैग, ड्रैग तरल घर्षण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन का क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इवन एन एयर एक्सर्ट प्रेशर। हाँ, तो हवा भी, ऑब्वियसली हवा भी फ्रिक्शन जनरेट करता है, पानी भी फ्रिक्शन जनरेट करता है। फ्लूइड जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड रहता है, फ्लूइड का जो फ्रिक्शन है वो उसके स्पीड पे डिपेंड रहता है, कितना तेज़ है कितना ज़्यादा है। ज़्यादा स्पीड में रहेगा ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, कम स्पीड में रहेगा कम फ्रिक्शन लगेगा। शेप एंड साइज पे, जितना नुकीला शेप रहेगा उतना कम फ्रिक्शन लगेगा, जितना भारी भरकम शेप रहेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। नेचर ऑफ फ्लूइड इस पर भी डिपेंड करता है। बर्ड्स एंड फिश का स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसका क्या मतलब है, जो बर्ड्स और फिश देखा वो इस तरह की बॉडी होती है, वो फ्रिक्शन को अपने ऊपर से ऐसे काट देता है, इसीलिए आजकल ट्रेन का जो शेप होता है वो भी। तो क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में भारत में बुलेट ट्रेन रिलीज होने वाला, बुलेट ट्रेन का शेप आपने देखा होगा, आगे से नुकीला पीछे से चौड़ा होता है, इसका क्या कारण है, एक ही कारण है, फ्रिक्शन कम से कम करना, ताकि उस पर आग ना लगे। जो भी कंसेप्ट है सिंपल, फ्रिक्शन कम से कम करना, ये है। ये देखिए एरोप्लेन का लिखा हुआ है, यहीं पे बुलेट ट्रेन भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बुलेट ट्रेन, ठीक है। ये रहा फ्रिक्शन का। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 13 साउंड। देखिए सब चैप्टर गिन के हमारे कितने पेज का पीडीएफ है, 9 पेज का पीडीएफ है। 9 पेज के पीडीएफ में सब एकदम तीनों चैप्टर निपट जाएगा, पढ़ने में कितना आसानी रहेगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। साउंड का याद रखिए, साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ये क्वेश्चन, ये फैक्चुअल डेटा, ये बातें आप अपने दिमाग में रख लीजिए।
कंपन, ये जो कंपन वर्ड है, कंपन वर्ड के कारण ही साउंड होता है, क्योंकि कंपन में क्या होता है, ये अपने साथ एक वेव बनाती है, जनरेट करता है तरंगे, और वहाँ से साउंड हमारे कानों तक आता है, सुनाई देता है। और दूसरा पॉइंट, साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम नहीं है, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, एम्प्टी स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। साउंड को हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम माने माध्यम, माध्यम चाहिए ही चाहिए। खत्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमंस कैसे साउंड रिलीज करते हैं। तो ह्यूमंस का जो वॉइस बॉक्स है, लार्नेक्स जिसको कहते हैं, जो गले में होता है, ये पर गले है यहाँ पे वॉइस बॉक्स गले के पास, वो वाइब्रेट करता है, इसलिए यहाँ में हमें आवाज़ निकाल पाते। वोकल कॉर्ड होता है, वो ऊपर नीचे नैरो स्लिट बिटवीन देम। तो यहाँ वाइब्रेशन किसके कारण होता है, लार्नेक्स के कारण। ये याद रखिए। हिंदी में क्या लिखा है, सेम स्वर यंत्र। अब इसका प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले लंग्स पुशेस एयर अपवर्ड थ्रू द विंड पाइप, जो हमारे लंग्स के अंदर से हवाएं बाहर आती है। अब एयर पासेस थ्रू नैरो स्लिट, जो वोकल कॉर्ड है वहाँ से हवाएं निकलती है। फिर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। मैंने कहा था ना कि जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा साउंड नहीं रिलीज होगा, फिर जब वाइब्रेशन हुआ तो साउंड रिलीज हो गया, काम खत्म। इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड में क्या है, अगर लो एम्पलीट्यूड है तो सॉफ्ट साउंड होगा, हाई एम्पलीट्यूड है ज़्यादा साउंड होगा। एम्पलीट्यूड को आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको आगे मैं बताता हूँ। एम्पलीट्यूड क्या है, देखिए हिंदी मीडियम से पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है। कम आयाम, अधिक आयाम, इससे तेज आवाज़ कम आवाज़ के पीछे कंसेप्ट क्या है। और दूसरा, इसको याद कर लीजिए, ये 2 बार पढ़ेंगे, दिमाग खोल के समझ आ जाएगा। लो फ्रीक्वेंसी, लो पिच, जैसे ड्रम हो गया और गिटार हो गया। ड्रम क्या है, एकदम अगर मान लीजिए ड्रम का वो स्पीड बढ़ा दे, डूम 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 डूम, तो कैसे इसका पिच हाई हो जाएगा, और डूम 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 तो लो पिच। उसी तरह हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच। फ्रीक्वेंसी मतलब कान में चुभने वाला आवाज़ एकदम तेज है, जैसे सीटी बजाना हो, या बच्चों की जो आवाज़ होती है तीखी आवाज़ जिसको कहते हैं, उसमें क्या फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसका पिच ज़्यादा होता है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है। अधिक आवृत्ता, तीखी आवाज़, कम आवृत्ता, गहरी आवाज़। अब यहाँ पे आ गया कंसेप्ट बेसिक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है कि एम्पलीट्यूड क्या है साउंड के नज़रिए से। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। ये क्या है, मान लीजिए ये रेस्ट है, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसे ग्राफ बनता है ना साउंड का, तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना भयंकर भारी आवाज़, जितना कम एम्पलीट्यूड उतना सॉफ्ट आवाज़। लाउडनेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये तो भगवान जाने, बस इसको पढ़ लीजिए, ये पूछा जा चुका है, पूछा भी जाएगा। लाउडनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से, सीधा एम्पलीट्यूड से नहीं, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। ये पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। इसको पेन चेंज करो जरा, ये भी ग्रीन पेन ही है। हाँ, ये इसका एम्पलीट्यूड को क्या कहते हैं, आयाम, जो मैं बता चुका हूँ, ये होता है आयाम। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो 1 सेकंड में होने वाली कंपन की संख्या, उसको हर्ट्ज में नापते हैं 1 सेकंड में। जो कंपन है ना, ये पूरा 1 कंपन है, ये पूरा 2 कंपन है, ये 3, तो 1 सेकंड में जितना हो जाए उसका फ्रीक्वेंसी हो गया Hz, हर्ट्ज में नापते हैं। और पिच क्या होता है, पिच होता है जो श्रिलनेस या भारी डीपनेस, ये जो आवाज़ होती है ना, जो फ्रीक्वेंसी से डिपेंड होता है, उसको पिच कर। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, ये क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन इसमें ये आता है कि पिच इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ये रहा फ्रीक्वेंसी का सिंबल, तो इसमें वेवलेंथ आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा, और भी कुछ आ जाएंगे। ध्यान रखना है आपको, पिच जो है सिर्फ फ्रीक्वेंसी से ही डिपेंड होता है। और ये रहा, और लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड से पता चलता है। ये 2 चीज़ें को याद रखना पड़ेगा।
अब ये वाला तो मैं बता ही दिया कि लाउडनेस जो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। अगर लाउडनेस एम्पलीट्यूड डबल हुआ तो लाउडनेस 4 गुना बढ़ेगा सीधा। ये अगर डबल हुआ तो लाउडनेस 4 गुना। ये इस तरह है, मान लीजिए एम्पलीट्यूड पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, तो सीधा ही 4 गुना बढ़ेगा। ये वाला कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट है, ये तो सेम है, हमारे कानों की संरचना जो ह्यूमंस का है उसके नज़रिए से बता रखा है। तो हाउ साउंड ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू ब्रेन, कैसे? तो आउटर ईयर जो होता है उसमें एक फनल शेप का होता है जो साउंड वेव को कलेक्ट करता है, पहली बात तो। दूसरी, साउंड ट्रेवल डाउन द ईयर कैनाल टू ईयर ड्रम, वो फिर हमारे पर्दे तक आता है, ईयर ड्रम तक आता है। फिर जो है साउंड वेव्स वो वहाँ वाइब्रेट होता है, जो ईयर ड्रम है ना वो वाइब्रेट होता है। तो यहाँ भी कंसेप्ट आया कि जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा साउंड हमें नहीं सुनाई देगी। जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा गले से जो वोकल कॉर्ड था साउंड हमें नहीं प्रोड्यूस होगी, निकल ही नहीं पाएगा। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम, और साउंड को निकलने के लिए हमें वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है। बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा भी जाता आ रखा है। और फिर इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है कि जो वाइब्रेशन होता है वो ईयर ड्रम में होता है। इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो जी हाँ, इधर भी वही लिखा हुआ है, ईयर ड्रम, यहाँ वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, फिर हमें सुनाई देता है। नेक्स्ट इज, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट क्योंकि ये एनसीईआरटी में एक टेबल में दिया हुआ था। अब बीपीएससी क्या करता है, अटपटे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो एनसीईआरटी के इन्हीं टेबल में से पूछता है जिसका कोई सर पैर नहीं रहा। तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते वो 10 डेसिबल का होता है। जो डेसिबल है ना वो एसआई यूनिट, साउंड की इंटेंसिटी को नापते हैं डेसिबल यूनिट में। तो बस सॉफ्ट अगर कोई सीटी बजा रहा है 30 तक जा रहा है, नॉर्मल तो 60 तक, बिजी ट्रैफिक में 70 तक, एवरेज फैक्ट्री 80 90। ये बस एक दो बार पढ़ लीजिए, कभी कभार अगर आ गया तो ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साउंड वार्निंग, अगर साउंड 80 डेसिबल से ऊपर चला गया तो वो हमारे कानों के लिए नुकसानदायक है। तो ये लिमिट आप याद रख सकते। नेक्स्ट है सेम, इधर भी अगर 80 डेसिबल से ऊपर चला गया तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट है ऑडिबल साउंड क्या होता है और इनऑडिबल साउंड क्या होता है। तो ऑडिबल साउंड है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, जो कि ह्यूमन सुन सकते हैं। अगर नीचे 20 हर्ट्ज से नीचे हो गया नहीं सुनेंगे, 20 हर्ट्ज से ऊपर हो गया नहीं सुनेंगे। अल्ट्रासाउंड 20 हर्ट्ज से ऊपर गया तो अल्ट्रासाउंड है। कुत्ते जो है वो अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं, इसलिए पुलिस में यूज होता है, और अल्ट्रासाउंड मेडिकल इमेजिंग में भी यूज होता है। ये ठीक है। बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो 9th क्लास में मेंशन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, कि ह्यूमंस का ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ह्यूमन का तो है, लेकिन जो बच्चे चाइल्ड बिलो 5 ईयर वो 25,000 हर्ट्ज तक का आवाज़ सुन सकता है, निकाल सकता है, सुन सकता है ईयर। तो ये एक्सेप्शन आप बस याद रख लीजिए, कभी फंस गया तो। बाकी बच्चे तो गलत करेंगे, बाकी तो रट के जाते हैं 20 हर्ट्ज तो 20 हर्ट्ज से 20,000 तक। लेकिन जो ढंग से पढ़ के गया होगा एनसीईआरटी वो समझ गया होगा कि यहाँ पे छलावा है, बच के रहना इनसे। नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन, नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन होता है, होने दो। ख़त्म चैप्टर ए 11 12 13 ख़त्म हो गया। अब उसके वही सिंपल है फैक्चुअल जो क्विक रिवीजन है। फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, मस्कुलर, फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सब पढ़ लीजिए। प्रेशर का फॉर्मूला कैसे क्या काम करता है। फ्रिक्शन में भी जो टेबल है जो पहले बता रखा था ये वाला आप याद कर सकते हैं। बाकी साउंड में एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, ऑडिबल रेंज, ये सब ठीक है। अगर हिंदी में देखा जाए तो जी हाँ यही लिखा हुआ है, वही सब है। घर्षण, चुंबकीय और तरल घर्षण, आकार, तो ये सब बस लास्ट में है कि आप पढ़ सकते हैं 20,000 हर्ट्ज तक। यहाँ पे वो 25 वाला कंसेप्ट याद रखिए, चाइल्ड वाला, तो ये सब है। बाकी ये वो है डेफिनेशन है, अगर कोई डेफिनेशन आपको नहीं समझ आए तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। दिस इज डेफिनेशन। तो हमारा चैप्टर 8 9 10 11 12 13, तो चैप्टर 1 से लेके 13 तक एंड हो चुका है बहुत ही जल्दी। अब अगले वीडियो में चैप्टर 14 से
18 बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, उसको हम करवा देंगे, हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। 72 बीपीएससी में साइंस आपका नहीं रुकेगा, आपके 28 में से 24 क्वेश्चन ज़रूर सही होंगे अगर आप वीडियो को रेगुलरली देख रहे हैं, पीडीएफ को पढ़ रहे हैं। तो हमारे चैनल सिविल संकल्प बाय साहू रोहित को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।